Hello guys. So today we will discuss this book, How to Make Money with Breakout Trading. This is a great book और ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उन्हीं की बुक है ये। एंड ये बुक जैसे ही लॉन्च हुई थी उसमें बहुत जल्दी ये बुक बेस्ट सेलर बन गई थी अमेजोन पे। एंड अब आई गेस पता नहीं कितने ही ज़्यादा लैंग्वेजेस में बुक ये ट्रांसलेट हो चुकी है। एंड अब अमेजोन प्राइम में भी ये इंक्लूड हो गई है। तो आई हैव द प्राइम वर्जन ऑल्सो, इसका जो किंडल वर्जन है। तो उसी के आज थोड़े से पेजेस मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो इसके स्क्रीनशॉट से हम डिस्कस करेंगे। जो बेसिक इसमें कंसेप्ट इन्होंने समझाए हुए हैं उसका बेसिक्स हम यहाँ पे समझेंगे। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ ब्रेकआउट। सो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, इन्वेस्टोपीडिया के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट इज अ स्टॉक प्राइस मूविंग आउटसाइड ए डिफाइंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम। अब इसमें ये वॉल्यूम वाला पार्ट बहुत जरूरी है। जब भी आप काफी आगे भी हम देखेंगे ब्रेकआउट्स काफी बारी फेल होते हैं, उनमें यही बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है कि उसमें वॉल्यूम्स साथ में अकम्पनी नहीं करती। सिर्फ प्राइस ब्रेकआउट कर रहा होता है, बट हमें उसके साथ एक वॉल्यूम साथ में जरूरी है। वॉल्यूम से हमें क्या पता चलता है कि जो बिग प्लेयर्स है मार्केट के, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं। इनफैक्ट वो ही इस प्राइस को मूव कर रहे हैं। हमने बस इस प्राइस को फॉलो करना होता है। हम ये वाली कैंडलस्टिक्स बना नहीं सकते। हमने बस इसको फॉलो करके अपना प्रोसेस फॉलो करना है बस। तो प्लेन एंड सिंपल ब्रेकआउट, व्हाट इज अ ब्रेकआउट, यहाँ पे आप डेफिनेशन रीड भी कर सकते हो। जब एक आप देख रहे हो बार बार एक जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है प्राइस, वहां से जब फाइनली ब्रेक कर देता है अलॉन्ग विद गुड वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। राइट। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। व्हाट इज अ फॉल्स ब्रेकआउट। इसमें आप देख रहे हो कि जो प्राइस है वो यहाँ पे बार बार ट्राई कर रहा था ब्रेकआउट करने की, इसने ब्रेकआउट किया भी है। बट आप क्लोजिंग देखो, अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम हो, अगर सपोज ये डेली टाइम फ्रेम है, तो उस टाइम फ्रेम की क्लोजिंग देखो कि प्राइस ऊपर गया था उसके, बट वो मैनेज नहीं कर पाया। ऊपर से सेलर स्ट्रॉन्ग आए एंड उन्होंने प्राइस को फिर से नीचे पुश कर दिया। एंड ओवरऑल जो डे क्लोज हुआ, अगर हम इसको एक डेली कैंडल सपोज कर रहे हैं, जो ओवरऑल डे क्लोज हुआ वो उस ब्रेकआउट लेवल के नीचे क्लोज हुआ। इवन दो हमारी वॉल्यूम थी, बट जो क्लोजिंग है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे हो तो 15 मिनट्स, डेली देख रहे हो तो डेली, जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो उस टाइम फ्रेम में उस कैंडल की क्लोजिंग कैसी हुई है उस ब्रेकआउट जोन पे, वो बहुत मैटर करती है। यहाँ पे एक बारी प्राइस ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था, बट यही हम काफी बारी गलती करते हैं, हम एकदम से जैसे ही देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, हम उसी टाइम ब्रेकआउट पे बाय कर लेते हैं कि हम सोचते हैं यार और ना ज्यादा चल जाए। बट क्लोजिंग की कंफर्मेशन की यही इंपॉर्टेंस होती है कि एक बारी जब इसके नीचे ये क्लोज हुआ, हमें ये समझ आना चाहिए था कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है एंड यहाँ पे हमने एंट्री नहीं करनी है। और आप देख भी सकते हो कि उसके बाद फिर ये उसका प्राइस उसके नीचे ही रहा है फिर। तो ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन है एक नॉर्मल ब्रेकआउट की विद अ फॉल्स ब्रेकआउट। एंड इसके बाद अब आप देखो, बिल्कुल इन्होंने बेसिकली ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है उसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो बेसिक इन्होंने जो इसमें दो पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस करे हैं, इट इज कि एक वो ऑपरेटर स्टॉक नहीं होना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। एंड प्राइस एक्शन जो है उसका वो स्मूथ होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो हमें अवॉइड करना चाहिए ट्रेंड लाइन बनाने की वहां पे, बिकॉज काफी बारी फिर हमारी वो एनालिसिस गलत हो जाती है। तो इसकी अगर बहुत बेसिकली हम इसको अगर हम देखें, तो ये जैसे प्राइस एक्शन स्मूथ नहीं है, इसमें इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल को शो किया है। आप देख रहे हो कहीं कहीं पे अप लोअर विक्स है इतनी बड़ी, अपर विक्स है, और मूवमेंट देखो आप, कोई प्राइस का कोई एक ट्रेंड आपको क्लियर नहीं दिख रहा। विक्स कितनी बड़ी बड़ी आ रही है, जो जिसको हम शेडोज भी कह सकते हैं कैंडल्स की। तो ओवरऑल इस केसेस में आप ट्रेंड लाइन, अब यहाँ पे आप अगर ट्रेंड लाइन बना के आपको ट्रेड करने की ट्राई करोगे, तो काफी चांसेस है कि आपका वो ट्रेड ठीक नहीं जाएगा। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया जबकि प्राइस एक्शन आपका स्मूथ नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज व्हेन इट्स अ ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक। तो इसमें क्या होता है कि आपके स्टॉक जो है वो सर्किट्स में मूव कर रहा है, सर्किट्स में मूव करा, फिर एकदम टॉप में जाके बेरिश इंगल्फिंग आ गई, फिर लोअर सर्किट्स लग रहे हैं,
फिर दोबारा से अपर सर्किट्स लग रहे हैं। तो ये वाला स्टॉक भी, मैं भी जनरली ऐसे स्टॉक को अवॉइड करता हूँ, एंड ये ऑथर भी यही कह रहे हैं कि ऐसे स्टॉक्स के अंदर अब ट्रेंड लाइंस मत ड्रॉ करो, ऐसे स्टॉक को अवॉइड करो, ज़्यादा अच्छा है। एंड ट्रेंड लाइन बेसिकली इन्होंने शो करा है कि देखो, जब एटलीस्ट टू पीक पॉइंट्स हैं, अब ये सपोर्ट के हैं, वैसे ही हम आगे रेजिस्टेंस के भी देखेंगे। एटलीस्ट टू पॉइंट्स है, वो वहां पे एक ही पॉइंट पे आके जब बाउंस होता है, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेंड लाइन। एंड इसमें जितने ज्यादा पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे बाउंस हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, जितने ज्यादा टच पॉइंट्स है, उतने ज्यादा वो ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस है, उतनी ज्यादा वो ट्रेंड लाइन आपकी स्ट्रांग है। लाइक यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे देखो पावरफुल ट्रेंड लाइन ये कैसे है, बिकॉज ये एक ही पॉइंट पे बार बार वहीं से बाउंस हो रही है। एंड जितने ज्यादा टच पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, उतने ज्यादा ये कंफर्म कर रही है कि ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रांग है। एंड हमें ऐसे ही ट्रेंड लाइंस को फॉलो करना चाहिए, जितने ज्यादा टच पॉइंट्स उतना बेटर है। आप ये टच पॉइंट से आप रिलेट करना, जितने कम टच पॉइंट्स, अगर तो देखो दो से कम टच पॉइंट है तो उसको हम ट्रेंड लाइन ही नहीं कंसिडर करते। एंड जितने ज्यादा है, उतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। एंड अब देखो स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन, ये काफी लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं, बट ये बहुत ज्यादा मैटर करती है कि स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन, अगर कोई भी ट्रेंड लाइन 45 डिग्री से ज्यादा स्टीप है, चाहे वो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन हो, अपवर्ड ट्रेंड लाइन हो, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। एटलीस्ट 45 डिग्री की भी होनी चाहिए, या फिर उससे कम, तो वो हमारे लिए हमेशा बेटर रहेगी। तो वो साइन होता है आपके हेल्दी ट्रेंड लाइन का। एंड slope of the trend line increases, the validity of the support or resistance decreases। जितना ज्यादा आपका स्लोप होगा उसका ट्रेंड लाइन का, उतना ही वो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे आई जस्ट एक्सप्लेन। एंड ट्रेंड लाइन क्रिएटेड जो फ्रॉम सच अ क्विक मूव्स, वो आपको अच्छी तरह कभी भी अच्छी तरह आपको वो दिखाई नहीं पाएगी कि जो आप ये ट्रेंड लाइन बना रहे हो, इतनी स्टीप ट्रेंड लाइन जो है, वो कभी भी उससे आप कुछ आगे प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि दोबारा से प्राइस आके यहाँ पर ही ब्रेकआउट देगा या यहीं पर ही सपोर्ट लेगा। तो जितना कम स्लोप है ट्रेंड लाइन का, उतना अच्छा है। ये बेसिक डिस्टिंक्शन है कि ट्रेंड लाइन के अंदर आपने बनाने में हमेशा इस पॉइंट को, जो कि है उसका स्लोप को, हमेशा आपने कंसिडर करना है। अब देखो, ये स्टीप ट्रेंड लाइन थी, अब यहाँ से ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, बट ऐसे ट्रेंड लाइन को हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करते। ये ऐसे कभी बाई चांस एक दो बारी ब्रेकआउट आ गया, बट इतनी स्टीप ट्रेंड लाइन को हमने कंसिडर करना ही नहीं है। अब ये ट्रेंड लाइन देखो आप, कितनी क्लियरली दिख रहा है कि एक तो एंगल भी ठीक है ट्रेंड लाइन का, एंड बार बार जो प्राइस है, वो जो पीक्स को है वो फॉलो कर रहे हैं। तो हमें यही देखना है, एंगल जो है उसका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट और है कि जिसके अंदर अगर हम प्राइस है वो, अगर आप देख रहे हो कि पहले रिस्पेक्ट कर रहा था, बट एक बार ही एकदम से ही ऐसे प्राइस उसके ऊपर गया है, दोबारा से फिर रिजेक्ट होकर उसके नीचे आ गया है, तो अभी हमारी ट्रेंड लाइन जो है ये वाली हमारी, अब हमसे कंसिडर नहीं करेंगे इसको। एक पावरफुल ट्रेंड लाइन हम नहीं कह सकते, बिकॉज इसमें जो है, इसका जो लेवल था ट्रेंड लाइन का, जो पीक पॉइंट थे जहाँ पे वो रेजिस्टेंस जहाँ से ले रहा था, उसको इसने एक बारी ब्रीच कर दिया एंड दोबारा उसके नीचे आ गया। तो जो हमारा क्राइटेरिया था ट्रेंड लाइन का, वही यहाँ पे खराब हो गया। तो इस केस में हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे। तो ये इस चैप्टर में एक्चुअली बेसिकली ऑथर बस आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आपको ट्रेंड लाइंस बनाना इजी हो जाए, ट्रेंड लाइंस के जो बेसिकली जो थोड़ी बहुत गलतियां हम करते हैं वो हम ना करें। तो इस पूरे चैप्टर का मेन पर्पस यही है। देन उसके बाद ये थोड़े से आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे समझाते हैं ओवरऑल आपके ट्रेडिंग के लिए। देखो, इसमें यही है कि अगर आप, जो ओवरऑल आपका जो ट्रेड प्लान है, अगर आप वो फॉलो करोगे, तो उससे ही आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। एंड बिफोर, एज अ ट्रेडर, बिफोर एंटरिंग एनी ट्रेड, यू शुड नो द बे मिनिमम ऑफ दिस पॉइंट्स। तो इसमें यही है कि आपका एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, ये आप ट्रेड लेने से पहले हमेशा आपको पता होता है या नहीं होता कि आपका एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट कहाँ होना है। एंड फिर मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी एनालिसिस गलत हो जाती है, तो फिर आपने निकलना कहाँ है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। काफी बारी हम देखते हैं कि हम ब्रेकआउट की वेट कर रहे होते हैं, हम ब्रेकआउट आ जाता है,
और काफ़ी बारी अगर ब्रेकआउट सपोज़ आते ही एकदम से वो फॉल्स हो जाए, नीचे जाना शुरू हो जाए, आपको ब्रेकआउट के सिग्नल ठीक मिल गए हो, ब्रेकआउट आपने एंट्री ठीक ली, बट उसके बाद भी चांसेस होते ही हैं हमेशा कि वो फॉल हो जाए, उसके बाद वो आपका ब्रेकआउट कंफर्मेशन देने के बाद भी दोबारा नीचे गिर जाए। तो उसके बाद अगर ये होगा, तो आपने एग्ज़िट कहाँ पे लेना है? क्या वो आपका ट्रेड लेने से पहले डिफाइंड है या नहीं है? ये बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोई काफ़ी बारी जब हम देखते हैं हमारी हमने इतनी एनालिसिस करी होती है, हम हमारी प्रॉपर स्टडी करके ब्रेकआउट देख के हम ट्रेड ले लेते हैं एंड अगर वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट चल जाए, तो हम उसे हैंडल नहीं कर पाते। हमें होता है यार हमने इतनी स्टडी की थी, अब हमें इतनी स्टडी करने के बाद हमारा ब्रेकआउट आया है, हम उसको लिया है, तो अब हम गलत नहीं हो सकते, अब हम इसको स्टॉप लॉस बुक नहीं करेंगे, हम वेट कर लेते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं। तो ये नहीं करना, जब भी आपने ट्रेड लिया है, तो आपको पहले होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर आपकी एनालिसिस जो है वो खराब हो जाती है, तो आपने स्टॉप लॉस लेके कहाँ निकलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसके बाद है वेयर इज योर एंटिसिपेटेड एग्जिट बेस्ड ऑन योर सिस्टम टू बुक द प्रॉफिट्स। एक बारी जब वो ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है, तो आपने वहां पे कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, वो उसका आपका सिस्टम कोई है या नहीं है। देन व्हाट इज द अमाउंट यू आर रिस्किंग इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो, उसके अंदर एक फिक्स अमाउंट आप कितना लूज कर सकते हो, वो आपका डिफाइंड है या नहीं है। ये भी ट्रेड लेने से पहले होना चाहिए। एंड आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है, उसमें से कितना अमाउंट आप इस एक ट्रेड में रिस्क कर सकते हो, ये आपका डिफाइंड है कि नहीं है। तो जब भी आपने ट्रेड लेना है, उससे पहले आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये आपके ओवरऑल ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्प करते हैं। राइट, एंड इसके अंदर आप देखो, जब भी आपने ट्रेड लेना है, तो ये ऑथर कहते हैं कि आपका एटलीस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 तो एटलीस्ट होना चाहिए। कि यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे अपनी एंट्री की है, ये आपका स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे इसके जो स्विंग हाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो टारगेट है, वो आपका एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। तभी आपको वो ट्रेड लेना फेवरेबल है। बिकॉज जब आप एक नंबर ऑफ ट्रेड्स ले लेंगे, तो जब तक आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से ज़्यादा नहीं होगा, तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल बहुत टाइम तक नहीं रह पाओगे। बिकॉज वी ऑल नो, ट्रेडिंग में आपके 50% ऑफ टाइम ही आपके जो है, जो ट्रेड्स हैं वो ठीक जाएंगे। 50% यानी कि हाफ ऑफ द टाइम आपके ट्रेड्स ठीक नहीं जाएंगे। एंड अगर आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 नहीं रख रहे, जो कि बेसिकली मीन्स कि जब आपने प्रॉफिट करना है, तो आपने 2x प्रॉफिट करना है, जब लॉस करना है तो 1x करना है। तो जब तक आपके प्रॉफिट आपके लॉसेस से बड़े नहीं होंगे, तब तक आप जितने मर्जी ट्रेड्स कर लो, चाहे आप अपनी जो विन रेशियो है वो थोड़ी सी बढ़ा भी लो, स्टिल आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। इसलिए आपकी रिस्टोर रेशियो एटलीस्ट 1:2 एटलीस्ट होनी चाहिए। देन अगर साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट से ब्रेकआउट आता है, या साइडवेज किसी स्टॉक से ब्रेकआउट आता है, तो उसका टारगेट क्या होता है। तो जो बेसिकली इसकी विड्थ है, जो ये वाले लेवल की जो विड्थ है, सपोज ये 100 है एंड ये 50 है, तो आपका जो टारगेट आएगा इस केस में वो 50 है, 50 पॉइंट्स अबव दिस एंट्री। तो ये साइडवेज मार्केट में, साइडवेज में काफी बारी हम सोचते हैं कि यार हम कहाँ पे निकलना है। एक बारी ब्रेकआउट भी आ गया, हमने ब्रेकआउट पे एंट्री भी ले ली है, हमारा स्टॉप लॉस भी डिफाइंड है, एंट्री भी डिफाइंड हो गई है, वॉल्यूम भी साथ में आ गए हैं, सब कुछ ठीक है, बट हमने उसको बुक कहाँ पे करना है। तो ये बेसिक एक रूल होता है साइडवेज में। जो भी आपकी विड्थ है, ओवरऑल साइडवेज रेंज जो चल रही है, उसकी जो विड्थ बन जाती है, वो ही आगे जाके ब्रेकआउट आने पे आपका टारगेट बन जाता है। नाउ इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इफ यू लुक एट दिस इमेज, जो ब्रेकआउट कैंडल है वो ठीक है, आपको अच्छे टाइम पे ब्रेकआउट भी मिल गया, क्विकली ब्रेकआउट मिल गया है एंड उसमें कोई सेलिंग विक भी नहीं है ऊपर। तो सारे जब चेकलिस्ट आपकी फुल होती है, तब आप उसमें ट्रेड लोगे। एंड इसमें क्या होता है कि अगर एक बारी आपका ट्रेड आपने लिया है एंड आपका ब्रेकआउट अच्छा आ गया है, बस इस ये वाली इमेज में अगर आप देखो, आपका स्टॉप लॉस ये है, ओरिजिनल वाला स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है। बट अगर आपके ट्रेड लेके आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है, वो इतनी अच्छी कैंडल अगर नहीं आती, इतनी हेल्दी कैंडल नहीं आती है, तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जस्ट उसे नेक्स्ट कैंडल के नीचे रख लोगे। इससे क्या होता है कि जब आपने कोई ट्रेड लिया है, उसमें अगर आप देख रहे हो कि आपको फॉलो थ्रू इतना अच्छा नहीं मिल रहा है,
तो इंस्टेड ऑफ कि आप उसमें वेट करोगे पूरा वो नीचे जाके आपका जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस था उसी को हिट करे, उससे अच्छा होता है कि हम अपने रिस्क को और ऊपर लेके हम अपने रिस्क को बहुत छोटा कर दें। सो दैट हमारा जब भी फेवरेबल हमारा अच्छा फॉलो थ्रू आता है तब तो हम अच्छे से उसे होल्ड करें। बट अगर नहीं आता तो उस केस में हम उससे जल्दी वापस निकल जाए। तो यही इसमें यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि नेक्स्ट डे इफ द बाय ऑर्डर एज द प्राइस ट्रेड अबव द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल, however it failed to give a big move on the upside. Failed to give a big move on the upside से बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं कि उसमें फॉलो थ्रू अच्छा नहीं आया। तो एक ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ब्रेकआउट आने के बाद आपका एक फॉलो थ्रू मूव वो अगर अच्छा नहीं आया तो उससे बहुत डिपेंड करता है। अगर अच्छा नहीं आएगा तो हम उसमें अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके ऊपर ले आएंगे, उस नेक्स्ट कैंडल की लो पे ले आएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आपका ट्रेड वो फिर क्योंकि हमें दिख ही रहा है ऑलरेडी, हमें साइन दिख रहा है कि फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, तो ट्रेड अगर वो रिवर्स होके नीचे जाता है तो इंस्टेड ऑफ कि हम अपना ओरिजिनल स्टॉप लॉस इतना बड़ा स्टॉप लॉस दें, हम उसको लॉस को एक छोटे पॉइंट पे काट देंगे। तो इससे ओवरऑल हमारा लॉस मिनिमाइज हो जाता है। तो ये दोबारा आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिमेंबर आर क्राइटेरिया ऑफ अ ब्रेकआउट इज द प्राइस शुड गिव अ बिग मूव इन क्विक टाइम विद द एब्सेंस ऑफ सेलिंग। मतलब जो एक बारी ब्रेकआउट जब आ जाएगा आपका प्राइस से, तो उसके बाद भी आपकी अच्छी बुलिश कैंडल्स उसके ऊपर जल्दी आए एंड उसके कोई अपर विक ना हो, तो वो एक अच्छा फॉलो थ्रू होता है। अगर नहीं होता तो इसलिए हम अपना फिर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर ले आते हैं फिर। ये ब्रेकआउट रूल अप्लाइज फॉर द नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस आफ्टर ब्रेकआउट, एज स्मार्ट मनी विल एक्ट ईदर थ्रू सेलिंग और मोर बाइंग और डूइंग नथिंग। तो स्मार्ट मनी उसी को कहते हैं जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गए, बिग प्लेयर्स हो गए, जो कि एक्चुअल में जिनके ट्रेड लेने से कैंडल्स एक्चुअल में मूव हो जाती है। एंड इफ दे बाय द प्राइस विल गो अप, इफ डोंट ट्रेड प्राइस जो है वो साइडवेज में मूव करता रहेगा, और अगर वो सेल करते हैं तो प्राइस दोबारा से गिरना शुरू हो जाता है, तो इसका साइन हमें ये मिल जाता है कि ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये ब्रेकआउट एक्चुअल में क्लियर ब्रेकआउट नहीं था और हो सकता है ये ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट एक बार ही आया हो, तो हम उसमें अपना स्टॉप लॉस को ऊपर ले आएंगे। तो अब इसके अंदर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो, अब इसमें इन्होंने सेम चीज को एक बहुत अच्छे एग्जांपल से शो करा हुआ है कि जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, हमने इस पॉइंट पे इसको जब लिया है, अब ब्रेकआउट की कैंडल तो अच्छी हेल्दी कैंडल थी, उसमें अगर आप देख रहे हो तो वॉल्यूम भी अच्छी आई हुई है एंड ये हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस है। बट सिंस ब्रेकआउट के बाद आप देख रहे हो कुछ अच्छी फॉलो थ्रू नहीं आ रही है एंड वो साइडवेज में जाना शुरू हो गया है। एंड ब्रेकआउट के बाद आप देखो तो इन्होंने क्या करा है कि अपने जो स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इस लेवल पे ले आए हैं एंड जब ये प्राइस इसके नीचे इनका गया है तो इनका ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड ये इस ट्रेड से बाहर है। अगर ये वेट करते अपने ओरिजिनल स्टॉप लॉस को हिट करने की तो इनका एक्चुअल में लॉस हो जाता, और इस टाइम इन्होंने ऑलमोस्ट एक ब्रेक इवन पे इस ट्रेड को बुक कर लिया है। तो दिस इज द बेनिफिट। और कि अगर आप देखते हो कि फॉलो थ्रू अच्छा नहीं आ रहा है या फॉलो थ्रू के बाद एक अच्छी मूव नहीं आ रही है या अपर भी कभी कभी आ जाती है कि भाई ब्रेकआउट होने के बाद सेलिंग आ जाती है दोबारा से, या उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, साइडवेज में मूव चलेगी आपकी, जो है आपका स्टॉक है साइडवेज में स्लो स्लो मूव हो रहा है, फिर उसके बाद वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो गई है, तो अग्रेसिवली ये अपने ट्रेल स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आके अपना ओरिजिनल स्टॉप लॉस की जगह ट्रेल स्टॉप लॉस से एग्जिट कर देते हैं and अपना लॉस होने से बचा लेते हैं। अब इसके अंदर आप देखो, तो इसके जो अगर सारा आपकी क्राइटेरिया पूरी होती है एंड आप बाय करते हो, तो आपके ये स्टॉप लॉस ओरिजिनल तो नीचे है, बट अगर एक डोजी कैंडल आ जाती है, जैसे एक बारी आपका ब्रेकआउट आया है, अब ये ब्रेकआउट आपका ठीक है, अच्छा ब्रेकआउट है, बार बार एक ही पॉइंट से वो रेजिस्टेंस ले रहा था प्राइस, उसके बाद ब्रेकआउट आया है एंड उसके मेन पॉइंट के वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। अब ओरिजिनल स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आपने लेके ये आपने ट्रेड ले लिया। अब उसके बाद एक डोजी आ जाती है, अब एक डोजी कैंडल जो होती है वो आपको शो करती है कि जो प्राइस था उसमें सेलर्स भी स्ट्रांग है, सेलर्स भी ऊपर से पुश कर रहे हैं प्राइस को, एंड बायर्स भी स्ट्रांग है, बायर्स भी नीचे से प्राइस को पुश कर रहे हैं, एंड फाइनली अल्टीमेटली जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द डे वहां पे जाके क्लोज हुई है। तो यहाँ पे
मोस्टली ऐसी कैंडल्स जो होती है डोजी कैंडल, वो आपकी रिवर्सल कैंडल की तरह भी एक्ट कर सकती है। इसमें बेसिकली इसको हम इनडिसीजन कैंडल्स कहते हैं कि इस प्राइस पे आके हमें नहीं पता चल रहा कि आगे क्या होगा, बिकॉज़ बायर्स एंड सेलर्स दोनों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे एंड उन्होंने प्राइस को एक मीडियम पॉइंट पे लाके क्लोज़ कर दिया। इसलिए इस पॉइंट पे आके हम ये देख रहे हैं कि यार एक डोजी आ गई है एक ब्रेकआउट के बाद, तो यहाँ पे भी हम अपना ट्रेल स्टॉप लॉस को ऊपर ले आएँगे एंड जो डोजी कैंडल का जो लो है, वहाँ पे हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को रख लेंगे। तो ये एक माइनर एडजस्टमेंट्स है जो आई नो मैंने काफ़ी और किसी भी बुक्स में ये चीज़ रीड नहीं करी, जो कि इस बुक का बहुत अच्छा पॉइंट है। ये वाली माइनर एडजस्टमेंट्स कर कर के ही तो हम अपनी ओवरऑल ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें देखो, ये नेक्स्ट स्लाइड में उसका शो कर रहे हैं कि इवन दो प्राइस उससे ऊपर चला गया था एंड हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, बट हमने अपने रूल को फॉलो करना है। जब हमें डोजी दिखी एक अच्छे ब्रेकआउट कैंडल के बाद, तो हम अपने अपने ट्रेल स्टॉप लॉस को ऊपर ले आना है। आगे रिजल्ट उसका क्या होता है वो कभी भी हमारे हैंड में नहीं है, बट हमने अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। उसके बाद ये एक और पॉइंट करते हैं शो कि जब आपका आपने ये देखो एक ये आपका प्राइस चल रहा है, बार बार एक ही पॉइंट से आपकी जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है एंड वहां से फिर जब ब्रेकआउट आया है, तो आपकी ये एंट्री हो गई एंड ये आपका ओरिजिनल स्टॉप लॉस हो गया, राइट। एंड जो स्विंग हाई है आपका, जो कि ये पॉइंट है, ये स्विंग हाई जो आपका है ये आपका ओरिजिनल टारगेट हो गया। तो ये कहते हैं कि जब आपका प्राइस मूव करके आपके टारगेट को हिट करता है, तो वहाँ पे अपना पूरा प्रॉफिट बुक करने की जगह आप 75% ऑफ द प्रॉफिट बुक करो एंड 25% को वो आप बहुत इजीली चलने दे सकते हो मार्केट में, बिकॉज आपको नहीं पता कि कोई स्टॉक कितना और चल सकता है। तो उसको पूरा प्रॉफिट बुक करके अपने प्रॉफिट को कैप करने की जगह उसको हमने 75% ही बुक करा है एंड उसके बाद 25% को बहुत इजीली हम रन करने दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, काफी बारी देखिए लोग इसमें जो प्रॉफिट है सिर्फ 25% बुक करते हैं, बाकी रन करने देते हैं। तो एक बारी जब आप प्रॉफिट कम बुक करोगे, तो जो बाकी मूव है वो आप इजीली हैंडल नहीं कर पाते काफी बारी। आप बुक करके आपको लगता है कि यार जो बाकी 75% मूव है, अगर ये यहाँ से रिवर्सल आ गया एंड मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मेरा तो प्रॉफिट बहुत छोटा रह जाएगा। तो इसलिए ये बुक ज़्यादा करते हैं, 75% ऑफ द ट्रेड ऑफ द पोजीशन ये बुक कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद बिकॉज़ अब आपका जो पार्ट रह गया है, सिर्फ 25% रह गया है, तो उसको फिर कैरी करना ईज़ी हो जाता है। एंड आप देख सकते हो काफ़ी बारी जो प्राइस है वो आपका टारगेट हिट करने के बाद भी बहुत क्रेज़ी, अगर मोमेंटम अच्छा हो तो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर मूव हो जाता है एंड आपको एक एडिशनल और अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। अब इसके अंदर आप देखोगे सेम यहाँ पे प्राइस जो है, our में also explains everything about the power of partial exit। पार्शियल एग्जिट की पावर ये दोबारा आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं कि यहाँ पे आपने जब ये अब इन्होंने साइडवेज मूव वाले एग्जांपल से शो करा है, जब साइडवेज मूव चल रही है एंड ब्रेकआउट यहाँ पे आया है एंड आपका ये ओरिजिनल स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो आपका ओरिजिनल टारगेट जो है वो तो यही होना चाहिए, जो ये वाला लेवल है। जितना आपके इसकी विड्थ है साइडवेज मूव की, उतना ही आपकी ये टारगेट होना चाहिए जो आपका ओरिजिनल टारगेट है। बट उसके बाद भी टारगेट बुक होने के बाद भी इन्होंने इसको पार्शियल प्रॉफिट बुक करा है एंड उसके बाद देखो प्राइस और कितना ऊपर गया है। तो जो आपका ओरिजिनल जो रिस्क था आपका, उससे 5 टाइम्स आपको प्रॉफिट मिला है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की इम्पोर्टेंस यहाँ पे एक साइडवेज मूव से भी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक इनके बुक में स्टार्टिंग वाले पार्ट में जो इन्होंने बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग या आप कह सकते हो जिसमें आप ट्रेंड लाइन से या ब्रेकआउट से ट्रेड करके, उसमें इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। इसके बाद इस बुक के अंदर ये इंट्राडे ट्रेडिंग के थोड़े से रूल्स, इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करा है। बीच बीच में इन्होंने काफ़ी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पार्ट्स को भी इन्होंने टच करा है। ओवरऑल बेसिक कैंडल्स कैसे होती है, फिर उसके बाद इन्होंने ऑप्शंस में ट्रेड करना है अगर उसके अंदर आपके जो बेसिक ग्रीक्स है उसके बेसिक समझाए हुए हैं। एंड ओवरऑल इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी इन्होंने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, बिकॉज आई नो, बिकॉज ये मेरे अच्छे फ्रेंड है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी अच्छे से करते हैं ये। तो इसमें इन्होंने बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट्स, बहुत सारे चार्ट्स और सारे इसमें एक्सप्लेन करे हुए हैं
एंड बेसिकली बहुत बहुत ही अच्छी बुक है ये, आई गेस। इंडियन, क्योंकि हमें ऑथर से इतनी अच्छी टेक्निकल बुक्स नहीं मिलती है, तो ये दिस इज रियली वन ऑफ दोज बुक्स, एंड आई रिकमेंड एवरीवन टू रीड दिस बुक। एंड इसको लिटरली आपने बुक्स ये रीड करके इसके पॉइंट्स बना के, नोट्स बना बना के आपको रीड करनी चाहिए। ये बुक को आप ऐसे नॉवल बैठ के बस रीड मत करो, इससे एक्चुअल में पॉइंट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, अपने चार्ट्स पे फिर आप जाके देखो। मैं जब ये बुक दोबारा रीड कर रहा था तो मैं लिटरली जो पोजीशन उस टाइम मेरी थी ओपन, उसको दोबारा जा जाके देख रहा था कि मैं भी वो सेम चीज फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो इतने इजीली, इतने अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है, एंड आई गेस बुक्स तभी इतने अच्छे रिसोर्सेज होती हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। एंड ये बुक मैं रियली सबको रिकमेंड करता हूँ। एंड ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये स्टाइल ऑफ वीडियो पसंद आया, जैसे ओवरऑल मैं बस आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ इस चैनल में, बट अगर आपको ये बुक के स्टाइल ऑफ वीडियो मेकिंग आपको पसंद आई है, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, तो आपको बस कमेंट करना है एंड मुझे बताना है कि मुझे ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच।